हिमाचल के घने जंगलों में बसा था एक छोटा सा गांव, कालका। सर्दियों की ठंडी रातों में जब कोहरा जंगल को अपने आगोश में ले लेता था, गांव वाले एक पुरानी कहानी सुनाया करते थे। कहानी थी रक्त वृक्ष की, एक विशाल बरगद के पेड़ की, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह हर पूर्णिमा की रात को जीवित हो उठता है और उसकी जड़ों में गायब हुए लोगों की आत्माएं कैद हैं। कोई उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय कुछ बाहरी सैलानियों के, जो इसे महज एक अंधविश्वास मानते थे। इसी गांव में एक दिन 4 दोस्तों का एक समूह पहुंचा। रोहन, नेहा, विक्रम और सिया। ये चारों कॉलेज के दोस्त थे, जो साहसिक यात्राओं का शौक रखते थे। इस बार उन्होंने कालका के जंगल में ट्रैकिंग करने का फैसला किया था। उनके गाइड, एक स्थानीय युवक रमेश, ने उन्हें रक्त वृक्ष की कहानी सुनाई, लेकिन रोहन ने हंसते हुए कहा, ये सब बकवास है। हम उस पेड़ को ढूंढेंगे और साबित करेंगे कि इसमें कुछ भी रहस्यमय नहीं है। रमेश ने चेतावनी दी, साहब, उस पेड़ के पास जाना ठीक नहीं। कई लोग गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन रोहन और उसके दोस्तों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अगली सुबह चारों दोस्तों ने अपने बैग पैक किए और जंगल की ओर निकल पड़े। रमेश उनके साथ था, लेकिन उसका चेहरा हर कदम पर और भी गंभीर होता जा रहा था। जंगल घना था, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। पेड़ों की टहनियां आपस में उलझी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। पहले कुछ घंटे तो सब कुछ सामान्य रहा। नेहा ने अपने कैमरे से तस्वीरें खींची, विक्रम ने जंगल के पक्षियों की आवाजें रिकॉर्ड की और सिया ने अपने नोटबुक में जगह जगह के नक्शे बनाए। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंचे, माहौल बदलने लगा। हवा में एक ठंडक थी, जो सामान्य सर्दी से कहीं ज्यादा थी। शाम होने से पहले रमेश ने एक छोटे से खुले मैदान में रुकने का सुझाव दिया। यहां रात बिताना ठीक रहेगा। उस पेड़ तक पहुंचने में अभी 2 दिन और लगेंगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। 2 दिन? रोहन ने हैरानी से पूछा। मैंने तो सुना था कि वो पेड़ ज्यादा दूर नहीं है। रमेश ने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। रात में जंगल में भटकना खतरनाक है। रात को टेंट लगाए गए। चारों दोस्त एक छोटे से अलाव के पास बैठकर बातें कर रहे थे। रमेश थोड़ा अलग बैठा था, अपनी बंदूक को बार बार चेक कर रहा था। नेहा ने मजाक में कहा, रमेश भाई, क्या तुम्हें भूतों से डर लगता है? रमेश ने बिना हंसे जवाब दिया, भूतों से नहीं मेम साहब, इस जंगल से डर लगता है। रात गहराने लगी। अचानक जंगल में एक तेज चीख गूंजी। सिया ने डर से रोहन का हाथ पकड़ लिया। ये क्या था? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। शायद कोई जंगली जानवर, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। रमेश ने अपनी बंदूक उठाई और टॉर्च जलाकर जंगल की ओर देखने लगा। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर दूर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे पेड़ों की पत्तियों को रगड़ रहा हो। सब सो जाओ, रमेश ने कहा, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। अगली सुबह जब चारों दोस्त टेंट से बाहर निकले, तो उन्हें एक अजीब सी चीज दिखी। उनके टेंट के आसपास की जमीन पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने भारी कदमों से वहां चहलकदमी की हो। रमेश ने निशानों को देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये इंसान के पैरों के निशान नहीं है, उसने कांपती आवाज में कहा। तो फिर क्या? रोहन ने पूछा। रमेश ने जवाब नहीं दिया और बस अपने बैग को उठाकर चलने को कहा। दिन के उजाले में जंगल थोड़ा कम डरावना लग रहा था, लेकिन हवा में अब भी वही अजीब सी ठंडक थी। दोपहर तक वे एक छोटी सी नदी के पास पहुंचे। नदी का पानी साफ था, लेकिन उसमें एक अजीब सी लालिमा थी, जैसे उसमें खून मिला हो। यह क्या है? सिया ने डरते हुए पूछा। शायद कोई खनिज, विक्रम ने वैज्ञानिक अंदाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। रमेश ने नदी के किनारे एक पुराना पत्थर देखा, जिस पर कुछ प्राचीन लेख उकेरे गए थे। उसने उसे ध्यान से पढ़ा और फिर कहा, हमें वापस लौट जाना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं है। अब तो हम इतना आगे आ चुके हैं। रोहन ने जिद की, मैं उस रक्त वृक्ष को देखे बिना नहीं लौटूंगा। रमेश ने गहरी सांस ली और बेमन से आगे बढ़ा, लेकिन अब उसकी चाल में एक अजीब सी हड़बड़ी थी, जैसे वह किसी चीज से भाग रहा हो।
रात को फिर से टेंट लगाए गए। इस बार चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे बारी बारी से पहरा देंगे। पहली बारी विक्रम की थी। आधी रात को जब बाकी सब सो रहे थे, विक्रम ने अपने टॉर्च की रोशनी में कुछ देखा। पेड़ों के बीच एक छाया थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन फिर उसने एक अजीब सी सिसकारी सुनी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने डरते हुए पूछा। जवाब में केवल सन्नाटा था, लेकिन तभी उसके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विक्रम ने डर के मारे टेंट में सबको जगा दिया। वहां कुछ है, उसने हांफते हुए कहा। रमेश ने अपनी बंदूक उठाई और बाहर निकला। उसने टॉर्च की रोशनी जंगल में डाली, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। सिया चीख पड़ी। शांत रहो, रमेश ने कहा। यह जंगल की चाल है, हमें सुबह होने तक रुकना होगा। लेकिन उस रात कोई नहीं सोया। हर कुछ मिनटों में जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के कदमों की आहट, कभी पत्तियों की सरसराहट और कभी दूर से आने वाली सिसकारी। अगली सुबह चारों दोस्त थके हुए और डरे हुए थे, लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। हम उस पेड़ तक पहुंचेंगे, उसने कहा। मुझे यकीन है कि यह सब बस हमारा डर है। रमेश ने आखिरी बार चेतावनी दी। साहब, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वापस लौट रहा हूं। लेकिन रोहन ने उसे अनसुना कर दिया। आखिरकार रमेश ने अपने बैग उठाए और अकेले वापस जाने का फैसला किया। उसे जाने दो, रोहन ने कहा। हम चारों मिलकर उस पेड़ को ढूंढ लेंगे। दोपहर तक वे एक विशाल खुले मैदान में पहुंचे। वहां मैदान के बीचों बीच खड़ा था रक्त वृक्ष। ये एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी थीं कि वे किसी प्राचीन मंदिर की नींव की तरह लग रही थी। पेड़ की टहनियों से लाल रंग का रस टपक रहा था, जो जमीन पर गिरकर छोटे छोटे गड्ढे बना रहा था। ये क्या है? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। शायद कोई प्राकृतिक रसायन, विक्रम ने कहा, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। सिया ने पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ों को छुआ। अचानक उसे एक तेज झटका लगा और वह चीखते हुए पीछे गिर पड़ी। इसमें कुछ है, उसने कहा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हो। रोहन ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी में डर साफ झलक रहा था। चलो बस एक तस्वीर लेते हैं और वापस चलते हैं। जैसे ही नेहा ने कैमरा उठाया, पेड़ की जड़ों से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। अचानक जमीन हिलने लगी। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए। पेड़ की जड़ें धीरे धीरे हिलने लगीं, जैसे वे जीवित हों। भागो, विक्रम चीखा, लेकिन इससे पहले कि कोई कदम उठा पाता, जड़ों ने सिया के पैरों को जकड़ लिया। वह चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज जंगल में गूंजकर खामोश हो गई। रोहन और विक्रम ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जड़ें इतनी मजबूत थीं कि वे हिल भी नहीं रही थीं। नेहा ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया, शायद यह सोचकर कि अगर वे बच गए तो उनके पास सबूत होगा। लेकिन तभी पेड़ की एक जड़ ने उसके कैमरे को छीन लिया और उसे जमीन में खींच लिया। रोहन और विक्रम अब अकेले थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल जैसे उनके खिलाफ हो गया था। पेड़ों की टहनियां उनके रास्ते में आ रही थीं और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम बच नहीं सकते। सुबह होने पर रमेश कुछ गांव वालों के साथ जंगल में लौटा। उसने चारों दोस्तों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रक्त वृक्ष के पास केवल उनका एक बैग मिला, जिसमें नेहा का कैमरा था। कैमरे में आखिरी तस्वीर थी एक विशाल बरगद का पेड़, जिसकी जड़ों में कुछ धुंधली आकृतियां दिख रही थीं, जैसे वे लोग हों। गांव वाले उस तस्वीर को देखकर चुप हो गए। रमेश ने कैमरा जला दिया और गांव लौट आया। उसने कभी उस रात की बात नहीं की। कालका में आज भी लोग रक्त वृक्ष की कहानी सुनाते हैं। कुछ कहते हैं कि पेड़ अब भी जीवित है और हर पूर्णिमा की रात को वह अपने शिकार की तलाश में जंगल में घूमता है। लेकिन कोई यह नहीं जानता कि वह पेड़ असल में क्या है, एक प्राकृतिक रहस्य या कुछ और जो इंसानी समझ से परे है।